Bismillahirrahmanirrahim. Today our topic is urinary tract infection or simply UTI. This is the most common infection of the kidney and ओवरऑल अगर हम देख ले तो सबसे ज़्यादा इन्फेक्शन रिस्पायरेटरी सिस्टम का होता है और इसके बाद जो इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा है वो हमारे पास यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन है, जिसमें पूरा यूरिनरी ट्रैक फ्रॉम द किडनी टू द यूरेथ्रा उसमें कहीं पर भी ये इन्फेक्शन हो सकता है। और मोस्ट प्रॉबली ये इन्फेक्शन जो एक्सक्रीशिया कोलाई है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, उसी की वजह से होता है। एक्सक्रीशिया कोलाई हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में प्रेजेंट होता है एज अ नॉर्मल फ्लोरा, लेकिन जब वो अपना ट्रैक डाइजेस्टिव ट्रैक को छोड़कर यूरिनरी ट्रैक में आ जाते हैं थ्रू ओपनिंग ऑफ द यूरेथ्रा, तो वहाँ पर ये इन्फेक्शन कॉज कर सकते हैं। और इन्फेक्शन डाउनवर्ड यानी यूरेथ्रा से स्टार्ट होगा और असेंड करेगा अप टू द किडनी, यानी पहले यूरेथ्रा को इन्फेक्ट करेगा, देन टू द ब्लैडर, फिर इसके बाद यूरेटर एंड फाइनली द पेल्विस एंड किडनी। मोस्टली ये मेल में कम होता है और फीमेल में ज़्यादा होता है। उसकी रीज़न ये है कि फीमेल का जो एक्सटर्नल जेनिटल या यूरेथ्रा है उसका लेंथ बहुत ज़्यादा कम होता है तो एज़ कम्पेयर टू द मेल, तो वहाँ पर मोमेंट ऑफ द बैक्टीरिया या असेंडिंग ऑफ द बैक्टीरिया टूवर्ड द किडनी वो जल्दी होते हैं, तो इसीलिए वो फीमेल में चांसेस ऑफ यूटीआई जो है वो ज़्यादा है कंपैरेटिवली। जिस तरह मैंने बता दिया कि द मोस्ट कॉमनली ये इफ़ेक्ट होता है इन्फेक्शन ड्यू टू द एक्सक्रीशिया कोलाई, जो कि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है। लेकिन इसके अलावा बाज़ औक़ात अगर यूरिनरी कैथेटर जब हम पास करते हैं पेशेंट को उसकी यूरिन आउटपुट देखने के लिए, तो उस यूरिनरी कैथेटर को जो क्योंकि एक्सटर्नल बॉडी है, एक्सटर्नल एजेंट है, तो उसकी इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा होते हैं, तो उसमें फिर जो इन्फेक्शन होगा वो ड्यू टू द ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होगा, जिसमें हमारे पास प्रोटियस है, क्लेप्सिला, इसके अलावा सेरेटिया, सुडोमोनास वगैरह जो है, जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है, वो फिर इसको कॉज करते हैं, क्योंकि वो जो एक्सटर्नल कैथेटर होता है जो हम एक्सटर्नली इंसर्ट करते हैं वो इन्फेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, तो फिर इसमें ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया इन्वॉल्व हो गए। इसके अलावा 10 to 15% ऑफ द केसेस जो है वो स्टेफाइलोकोकस सेप्रोफेटिकस की वजह से भी काज हो सकते हैं, जो कि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है। तो बोथ द ग्राम नेगेटिव एंड ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द यूटीआई, लेकिन मोस्ट प्रॉबली जो ग्राम नेगेटिव है वो यूटीआई को काज कर सकते हैं। ग्राम पॉजिटिव ओनली इन द कंडीशन व्हेन द कैथेटर इज इंसर्टेड इन द पेशेंट, तो उसमें हो सकते हैं। अब यूरिन चूँकि वेस्ट प्रोडक्ट है बॉडी की, तो ये क्यों नॉर्मल कंडीशन में यूटीआई काज नहीं कर सकते, तो उसका रीज़न ये है कि जो यूरिन है हमारी बॉडी की जो डिफेंस मैकेनिज़्म है और जो होम्योस्टेटिक मैकेनिज़्म है, उसी की वजह से वो यूरिन को स्टेरलाइज रखते हैं। ड्यू टू द डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ उसको स्टेरलाइज रखते हैं, जिसकी वजह से यूटीआई काज नहीं होते। तो वो स्टेरिलिटी किस तरह मेंटेन रखते हैं? ड्यू टू द एडिक्वेट यूरिन वॉल्यूम, क्योंकि अगर यूरिन हमारे साथ डाइल्यूटेड है, उसका वॉल्यूम ज़्यादा है, तो उसकी स्टेरिलिटी भी ज़्यादा होगी। इसके अलावा फ्री फ्लो ऑफ फ्रॉम किडनी टू द थ्रू द यूरिनरी ट्रैक। फ्री फ्लो का मतलब ये है कि अगर उसको कोई ऑब्स्ट्रक्शन ना हो यूरिनरी ट्रैक में, कोई कैलकुलाई या कोई और जो एनाटॉमिकल एबनॉर्मेलिटी है वो ना हो, और फ्लो जो है वो स्मूथली फ्रॉम द किडनी टूवर्ड द यूरेथ्रा, यानी यूरिनरी ट्रैक में जो फ्लो ऑफ यूरिन है वो स्मूथली होते हैं, तो उसमें कोई भी चांसेस ऑफ द यूटीआई नहीं होगा। इसके अलावा कंप्लीट ब्लैडर एम्प्टिंग, अगर ब्लैडर यूरिनरी ब्लैडर जो है वो कम्प्लीटली एम्प्टी होता है ड्यूरिंग द यूरिनेशन, उसमें कोई यूरिन नहीं रह जाती, तो ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ यूरिन वहाँ पर चांसेस ऑफ यूटीआई भी
कम होगा, क्योंकि वहाँ पर बैक्टीरिया की एकोमुलेशन कम होगी। नॉर्मल एसिडिटी ऑफ द यूरिन, अगर एसिडिटी नॉर्मल है, एसिडिटी ज़्यादा नहीं है, तो उसमें चांसेस ऑफ यूटीआई भी कम होगा। पेरिस्टाल्टिक एक्टिविटी ऑफ द यूरेटर, यूरेटर जो है उसमें पेरिस्टाल्टिक एक्टिविटी, डाउनवर्ड पेरिस्टाल्सिस उसमें होते हैं, तो जो यूरिन आती है उसको डाउनवर्ड पुश करते हैं, वहाँ पर रहने नहीं देते। और कॉम्पिटेंट यूट्रोवेसिकल जंक्शन, जो ब्लैडर और यूरेटर के दरमियान जंक्शन है उसको कहते हैं यूरेट्रोवेसिकल जंक्शन। अगर वो जंक्शन नॉर्मल है, कॉम्पिटेंट है, क्योंकि वो जंक्शन जो है यूनिडायरेक्शनल फ्लो टू द यूरिन प्रोवाइड करते हैं, तो एक ही डायरेक्शन में यूरिन फ्लो करेंगे, यानी अपवर्ड से आएंगे टू डाउनवर्ड। ठीक है, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर कोई एबनॉर्मेलिटी, कोई लीजन की वजह से ये जंक्शन डिस्टर्ब हो जाते हैं, तो फिर इसमें बैकवर्ड फ्लो स्टार्ट हो जाएंगे। इंक्रीज़ इंट्रावेसिकुलर प्रेशर प्रिवेंटिंग रिफ्लेक्स, जो ब्लैडर का प्रेशर होता है वो यूजुअली ज़्यादा होता है, क्योंकि उसके जो मस्कुलर वाल होते हैं वो स्ट्रेचेबल है, तो उसमें प्रेशर अक्सर ज़्यादा, टेंशन उसमें ज़्यादा होते हैं और प्रेशर ज़्यादा होते हैं, जो कि रिफ्लेक्स ऑफ द यूरिन जो है उसको प्रिवेंट करते हैं, क्योंकि अगर रिफ्लेक्स होगा तो ये यूरिन अपवर्ड की तरफ जाएंगे। अब हाई प्रेशर की वजह से यहाँ पर ये रिफ्लेक्स नहीं होता, तो अपवर्ड मोमेंट ऑफ द यूरिन वो नहीं होता। और मेल की में चूँकि प्रोस्टेट प्रेजेंट होते हैं और वो प्रोस्टेटिक फ्लूइड को सिक्रीट करते हैं, तो प्रोस्टेटिक फ्लूइड में हमारे पास एक किस्म की मेटल मौजूद है विच इज़ कॉल्ड जिंक। तो ये जिंक एक्ट एज अ एंटीबैक्टीरियल काम करते हैं। जिस तरह मैंने बता दिया कि फ़ीमेल में चांसेस ऑफ यूटीआई ज़्यादा है, तो उसका एक रीज़न ये भी है जो कि उसमें प्रोस्टेट नहीं होती, तो एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी नहीं होती, और दूसरा काज जो है वो ये है कि उसका यूरेथ्रा शॉर्ट होता है। अच्छा, इसका पैथोफिजियोलॉजी किस तरह है, किस तरह ये पैथोजन जो है वो अटैक करते हैं और किस तरह इन्फेक्ट करते हैं हमारी यूरिनरी ट्रैक को। तो जो पैथोजन डाइजेस्टिव ट्रैक से एंटर हो जाते हैं थ्रू द ओपनिंग ऑफ यूरेथ्रा एंड टू द यूरिनरी ट्रैक, तो सबसे पहले वो कॉलोनाइज्ड होते हैं इन द यूरेथ्रा, क्योंकि दिस इज़ द इनिशियल साइट ऑफ एकोमुलेशन। वहाँ पर एकोमुलेट होते हैं एंड डिवाइड, कंटिन्यूसली उसमें डिवीजन होती है, तो द नंबर ऑफ बैक्टीरिया इंक्रीजेज। इसके बाद अगर फीमेल है तो इट मूव्स टुवर्ड द वेजाइना एंड द जो पेरिनियल एरिया है उसमें ये स्प्रेड होता है एंड काज द इन्फेक्शन। फिर इसके बाद ये एंटर होते हैं एंड टू द यूरिनरी ट्रैक, स्पेशली जो लोअर यूरिनरी ट्रैक है उसमें ये एंटर हो जाते हैं, यानी मोमेंट करते हैं फ्रॉम द लोअर रीजन टू द अपवर्ड रीजन। और जैसे ही लोअर यूरिन ट्रैक में ये एंटर होते हैं तो वहाँ पर ये इन्फेक्शन काज करते हैं। अगर यूरेथ्रा में है तो इट विल काज यूरेथ्राइटिस, फिर इसके बाद प्रोस्टेट, तो वहाँ पर प्रोस्टाटाइटिस काज करेंगे, एंड देन सिस्टाइटिस। जब ब्लैडर तक पहुँच जाती है तो वहाँ पर इन्फ्लेमेशन होगा ड्यू टू द एकोमुलेशन ऑफ बैक्टीरिया, और इन्फेक्शन होगा विच इज़ कॉल्ड सिस्टाइटिस। इसके बाद ये जो ब्लैडर तक एरिया है दिस इज़ द लोअर यूरिनरी ट्रैक। इसके बाद ये यूरेटर में जाएंगी एंड देन टू द पेल्विस एंड फाइनली एंड टू द किडनी, तो वहाँ पर अपर यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन काज करेंगे। ठीक है, जिसमें मोस्ट प्रोबेबली ये इन्फेक्शन ऑफ द पेल्विस एंड किडनी काज कर, जिसको हम कहते हैं पाइलोनेफ्राइटिस। पाइलोनेफ्राइटिस मीन इन्फ्लेमेशन ऑफ द पेल्विस एंड किडनी, पेल्विस एंड किडनी। रिस्क फैक्टर इसके लिए क्या गया है, तो एजिंग, ओल्ड एज जो है ये एक रिस्क है, क्योंकि ओल्ड एज में हमारे पास इंसिडेंस ऑफ डायबिटीज़ मेलाइटस जो है वो ज़्यादा होते हैं, और डायबिटीज़ में क्या हो जाते हैं कि ग्लूकोज का लेवल हाई होता है। तो इसमें एक हमारे पास टाइप ऑफ ग्लूकोज है डेक्स्ट्रिन, जो कि स्पेशल हैबिटेट है फॉर द एकोमुलेशन ऑफ बैक्टीरिया। उसमें बैक्टीरिया की एकोमुलेशन ज़्यादा होते हैं, वो एक ट्रिगर पॉइंट है, तो हमारे पास डायबिटीज़ मेलाइटस में चांसेस ज़्यादा होते हैं। इसके अलावा यूरिन स्टेसिस भी अक्सर चांसेस
ओल्ड एज में होते हैं क्योंकि यूरिन का फ़्लो जो है वो सही तरह से नहीं होते, वो स्टैटिक होते हैं, स्टेसिस होते हैं, तो इसीलिए चांसेस ज़्यादा है। और इम्यून सिस्टम जो है वो भी इम्पेयर हो जाते हैं, इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो जाते हैं, जो ड्यू टू विच द बैक्टीरिया जो है वो किल नहीं हो सकता बल्कि वो सरवाइव कर जाते हैं। तो इन 3 काजेज़ की वजह से एजिंग में यानी ओल्ड एज में चांसेस ऑफ यूटीआई ज़्यादा होता है। फीमेल में जिस तरह मैंने बता दिया कि शॉर्ट यूरेथ्रा होते हैं, ठीक है। इसके अलावा प्रोस्टेट भी नहीं होता, प्रोस्टेटिक फ्लूइड जो है वो भी एब्सेंट होता है, जिसमें जिंक होते हैं बेसिकली, तो वो नहीं है। इसके अलावा सेक्सुअल इंटरकोर्स की वजह से भी होता है, क्योंकि अगर मेल पार्टनर जो है वो इन्फेक्टेड है तो फीमेल पार्टनर इजीली इन्फेक्ट हो सकते हैं। और इसके अलावा यूज़ ऑफ ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव, प्रेगनेंसी की स्टॉपेज के लिए जो कॉन्ट्रासेप्टिव लेते हैं वो कॉन्ट्रासेप्टिव एक तो इम्यून सिस्टम पर भी इसका इफ़ेक्ट होता है, और दूसरा जो नॉर्मल फ्लोरा होता है उसको भी ये अल्टर करते हैं। तो इसी वजह से चांसेस ज़्यादा होते हैं इन्फेक्शन के। मेल में यूटीआई की चांसेस कब ज़्यादा होते हैं, तो प्रोस्टेटिक हाइपरट्रॉपी में ज़्यादा चांसेस होते हैं। इसके अलावा प्रोस्टाटाइटिस एंड एनल इंटरकोर्स, इसमें भी क्योंकि एनस जो है दिस इज़ द पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, ठीक है। तो अगर वहाँ पर इंटरकोर्स होगा तो वो बैक्टीरिया जो है वहाँ से इजीली ट्रांसफ़र हो सकते हैं थ्रू द अनदर पार्टनर एंड टू द यूरिनरी ट्रैक। और इसके अलावा यूरिनरी ट्रैक ऑब्स्ट्रक्शन में भी चांसेस ज़्यादा होते हैं, चाहे वो ट्यूमर की वजह से ऑब्स्ट्रक्शन हो, स्टोन की वजह से हो, कैलकुलस की वजह से, या कोई वहाँ पर कोई इंजरी हो गई है जिसकी वजह से स्ट्रक्चर बने हैं, तो उसी वजह से भी चांसेस ज़्यादा होते हैं। अब यूटीआई की जिस तरह हमने बता दिया कि अगर इन्फेक्शन ब्लैडर में है तो इसको हम सिस्टाइटिस कहते हैं, अगर वो पेल्विस या किडनी में तो इसको हम पाइलोनेफ्राइटिस कहते हैं, या अगर प्रोस्टेट में है तो इसको हम प्रोस्टाटाइटिस। तो एक एक को अभी डिस्कस कर लेते हैं कि किस तरह वहाँ पर उसका इफ़ेक्ट क्या होगा। तो सिस्टाइटिस दिस इज़ द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ यूटीआई। जो मेनली ज़्यादातर इन्फ्लेमेशन होते हैं वो हमारे पास ब्लैडर के होते हैं। इट रिमेन सुपरफिशियल एंड इन्वॉल्विंग ब्लैडर म्यूकोजा, जो ब्लैडर का म्यूकोजा होता है उस पर ये अटैक करते हैं, वहाँ पर डिजीज़ काज कर सकते हैं। एंड ड्यू टू दिस कंडीशन द ब्लैडर बिकम हाइपरीमिया होगा वहाँ पर, और चांसेस ऑफ हेमरेज भी हो सकते हैं। हेमरेज जो है वहाँ पर भी जो छोटे छोटे कैपिलरीज है वो रप्चर हो सकते हैं, जिसकी वजह से हेमरेज होगा। इसकी क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या होगी सिस्टाइटिस की, तो डिस्यूरिया होगा, डिफ़िकल्टी होगी यूरिनेशन में, साथ ही इसकी नाक्टूरिया होगा। नाक्टूरिया कहते हैं कि रात के वक्त का यूरिन डिज़ायर आना, कि यूरिन यूजुअली इसमें कम होते हैं लेकिन आपको फील होगा कि अभी यूरिनेशन करनी चाहिए, ठीक है। तो जब रात के वक्त वो आपको जगाते हैं नींद से, तो इसको हम कहते हैं नाक्टूरिया। फ्रीक्वेंसी एंड अर्जेंसी भी होगा, आपको फीलिंग ज़्यादा होगी, और फ्रीक्वेंटली बार बार आएंगे, कम आएंगे लेकिन बार बार आएंगे। फॉल ऑर्डर ऑफ यूरिन का ऑर्डर जो होगा वो फॉल होगा, क्योंकि वहाँ पर बैक्टीरिया जो है वो इस तरह के सब्सटेंसेस स्पेशली गैसेस प्रोड्यूस करेंगे, जिसकी वजह से यूरिन का जो स्मेल है वो फॉल होगा। अगर पस की फॉर्मेशन स्टार्ट हो गई तो पायूरिया होगा, अगर हेमरेज हो गई तो हेमाचूरिया भी होगा। सुप्रा प्यूबिक पेन एंड टेंडरनेस, जो प्यूबिक एरिया है, अपर प्यूबिक एरिया, वहाँ पर पेन प्रोड्यूस होगा ड्यू टू द इन्फेक्शन ऑफ द ब्लैडर, और टेंडरनेस भी होगा। ओल्ड एज में सिस्टाइटिस की मैनिफेस्टेशन क्या होगी, यूजुअली जिसका एज ज़्यादा 50 प्लस हो तो उसमें नाक्टूरिया होगा एंड इनकॉन्टिनेंस होगी, ठीक है। इसके अलावा कन्फ्यूजन एंड बिहेवियरल चेंज, बिहेवियर में भी चेंज होगा, यूजुअली गुस्सा ज़्यादा आएगा और हर वक्त जो है वो डिप्रेस रहेगा।
लेथर्जी होगा एंड एनोरेक्सिया, भूख भी नहीं लगेंगी और बॉडी में जो है सुस्ती होगी, और इन्फेक्शन है तो ऑब्वियसली वहाँ पर फीवर भी होगा। डायग्नोसिस सिस्टाइटिस को हम डायग्नोज किस तरह करेंगे, तो यूरिन कल्चर से, ताकि हमको बैक्टीरिया का पता चले, और यूरिन एनालिसिस से। इसके अलावा अगर हेमरेज है तो हम HB को भी देखेंगे, तो इसके लिए हम CBC करेंगे, कंप्लीट ब्लड काउंट, जिसमें हमें HB का भी पता चलेगा और जो ल्यूकोसाइट है उसका भी पता चलेगा। और फाइनली हम सिस्टोस्कोपी करते हैं। ट्रीटमेंट में एक ये है कि हम अगर ज़्यादा पानी जो है वो ले, मोर देन 2 लीटर पर डे, अगर हम पानी ज़्यादा लें तो चांसेस आप UTI जो है वो कम होते जाएंगे, सिस्टाइटिस जो है वो रिजॉल्व हो जाएंगे। सिस्टाइटिस के दौरान सेक्स जो है सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं करने चाहिए, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो। एवॉइडिंग अल्कोहल, फ्रूट जूस एंड कैफीन, ठीक है, क्योंकि ये एसिडोटिक होते हैं और ये फर्दर जो है सिस्टाइटिस को प्रोमोट कर सकते हैं। इसके अलावा 7 to 14 डेज़ इसका ट्रीटमेंट कोर्स है। पेन के लिए हमें NSAID लेना चाहिए, जो कि इन्फ्लेमेशन को भी कम करेंगी और पेन को भी रिलीव करेंगी, पर्टिकुलरली आइब्रोपिन और पैरास्टामोल। और इसके अलावा इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए एंटीबायोटिक्स, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक जो है वो यूज़ करने चाहिए। दूसरा जो हमारे पास है वो है पाइलोनेफ्राइटिस। पाइलोनेफ्राइटिस मीन एन इन्फेक्शन इन द पेल्विस along with the parenchyma of the kidney। अगर इसकी इन्फेक्शन हो जाती है तो दैट इज़ द पाइलोनेफ्राइटिस। एक्यूट पाइलोनेफ्राइटिस जो है वो इन्फेक्शन की वजह से होते हैं, जो कि यूजुअली जिस तरह मैं बता दिया कि लोअर ट्रैक में होगा इन्फेक्शन, और इससे फिर ये जब असेंड कर जाते हैं तो इट विल लीड टू द पाइलोनेफ्राइटिस, यानी इन्फेक्शन इन द पेल्विस एंड किडनी। रिस्क फैक्टर इसकी है प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी में यूरिन रिफ्लेक्स जो है उसकी चांसेस ज़्यादा होते हैं, जिसकी वजह से पाइलोनेफ्राइटिस होगा। ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से, कैलकुलस है, ट्यूमर है, या कोई कंजेनाइटल मालफॉर्मेशन है, जिस तरह मैंने टोसिस विद टॉर्जन, यूरिनरी टोसिस विद टॉर्जन, दिस इज़ वन ऑफ द कंजेनाइटल प्रॉब्लम रिलेटेड टू द एनाटॉमी। वो होते हैं जिसमें पास आउट यूरिन जो है सही तरह से पास आउट नहीं होते, या ट्रामा हो। रीनल कैलकुलस भी हो सकते हैं। डायबिटीज़ मिलाइटस ये बहुत कॉमन काज है, और वेसिको यूरिथ्रल रिफ्लेक्स। अच्छा, इसमें क्या होगा कि इन्फेक्शन जो है वो स्प्रेड आउट होगा फ्रॉम द लोअर यूरिनरी ट्रैक टू द पेल्विस, तो वहाँ पर इन्फेक्शन, एंड देन टू द रीनल कॉर्टेक्स। इसमें जो किडनी होगा वो एडिमेटस होगा, वहाँ पर एक्सुडेशन होगी और एडिमा बनेगी। लोकलाइज एब्सिस भी हो सकते हैं। 85% ऑफ द पाइलोनेफ्राइटिस जो है वो हमारे पास ग्राम नेगेटिव एक्सक्रीशिया कोलाई से होते हैं, और इसके अलावा प्रोटियस और क्लेप्सिला भी इन्वॉल्व हो सकते हैं। इसकी क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, चूँकि इन्फेक्शन है तो चिल एंड फीवर होगा, मलेज भी होगा, वोमिटिंग भी हो सकते हैं, नोज़िया एंड वोमिटिंग दोनों, फ्लैंक पेन भी होगा, जो लोअर बैक एंड साइड में पेन होगा, और साथ ही सुप्राप्यूबिक रीजन में। और यूरिनरी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगा, लेकिन अमाउंट ऑफ यूरिन कम भी होगा, और यूरिनेशन में डिफ़िकल्टी भी होगी। अगेन इसकी जो डायग्नोसिस है वो सेम है, यूरिन एनालिसिस, यूरिन कल्चर और CBC। ट्रीटमेंट में ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक सेम है, उसकी 2 हफ्ते के लिए ट्राइमेथोप्रेम, और इसके अलावा अगर सीवियर कंडीशन है तो फिर इसमें हॉस्पिटल एडमिशन जो है वो ज़रूरी है, जिसमें IV एंटीबायोटिक जो है वो ज़्यादा यूज़ होंगे। अगर नाज़िया एंड वोमिटिंग ज़्यादा है तो ऑब्वियसली वो ओरल
ड्रग्स एंटीबायोटिक को नहीं ले सकेंगे, तो इसलिए आईवी देना पड़ेगा। और तीसरा जो है इन्फेक्शन ऑफ द प्रोस्टेट है, प्रोस्टेटाइटिस। इसमें क्या होगा कि पेरिनियल रीजन में पेन होगा, लोअर एब्डोमेन में भी पेन होगा, सुप्राप्यूबिक रीजन में, अगर मेल है तो पेनिस में भी पेन होगा, और अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हैं तो स्पेशली एजुकुलेशन में बहुत ज़्यादा पेन उसको फील होगा। इसके अलावा ब्लैडर की इरिटेशन होगी, और जो आउटलेट है, जो जंक्शन है बिटवीन द यूरेथ्रा एंड द ब्लैडर, वहाँ पर ऑब्स्ट्रक्शन होगा, जिसकी वजह से यूरिन पास आउट करने में बहुत ज़्यादा पेन प्रोड्यूस होगा। बाज़ औक़ात इस तरह होते हैं कि ड्यू टू द प्रोस्टेटाइटिस स्मॉल कैपिलरी रप्चर हो जाते हैं, और सीमेन में यूरिन का जो ब्लड के हैं वो दिखाई देता है, तो कलर ऑफ द सीमेन बिकम ब्राउनिश कलर। फीवर, चिल, डिस्यूरिया, मलेज, पेरिनियल पेन और क्लाउडी यूरिन ये भी ऑब्ज़र्व होंगे। फिज़िकल एग्ज़ामिनेशन पे अगर बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन सीवियर हैं तो प्रोस्टेट जो है वो टेंडर एंड एडिमेटस आप फील कर सकते हैं विद जनरल फिज़िकल एग्ज़ामिनेशन। इसके अलावा प्रोस्टेट का जो एंटीजन है, प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन, वो भी रेज होगा, क्योंकि वो इम्यून रिएक्शन जो है वो पीक लेवल पे होगा, तो प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन भी रेज होगा। यूरिन एनालिसिस एंड यूरिन कल्चर एंड सीबीसी। ट्रीटमेंट में अगेन वही सेम ट्रीटमेंट है, लेकिन इसका ट्रीटमेंट थोड़ा प्रोलॉन्ग होता है, अप टू 1 मंथ। आवर ब्रॉड स्पेक्ट्रम ट्राइमेथोप्रेम जो है वो चॉइस ऑफ एंटीबायोटिक है इन द प्रोस्टेटाइटिस। सो दिस इज़ अबाउट टुडे लेक्चर, जिसमें हमने जनरली यूटीआई को डिस्कस किया, और फिर स्पेसिफिकली हमने 3 उसके जो फॉर्म्स हैं लाइक सिस्टाइटिस, पाइलोनेफ्राइटिस और प्रोस्टेटाइटिस, उसकी को हमने डिस्कस किया। अगर कोई क्वेश्चन हो तो फिर मुझसे पूछिए। थैंक यू वेरी मच।